सुषमा स्वराजः अहं बांसुरी स्वराजः लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चय ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्यामि। जिंदगी विद ऋचा में आज मेरी मेहमान है बेहद लोकप्रिय जन नेत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और वकील पूर्व गवर्नर स्वराज कौशल जी की बेटी, नई दिल्ली से सांसद, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट, माँ की छवि, माँ जैसी बोली, माँ सी मुस्कान और माँ की तरह ही अपनी भाषा संस्कृति पर मान। आइए मिलते हैं बांसुरी स्वराज से। बांसुरी स्वराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, थैंक यू। और मैं कन्फेशन करना चाहती हूँ, आपको 2-3 बार ही देखा या मुलाकात हुई कभी, मैं भावुक हो जाती हूँ। और मैं कई ओकेजन्स पर लोगों से कहती हूँ कि क्या होता है ना, हम लोग पॉलिटिशियंस को लेकर बड़े डिटैच्ड होते हैं, पॉलिटिशियंस की बहुत अच्छी छवि भी नहीं होती, बहुत ईमानदारी से। सुषमा जी, आपकी माँ एक ऐसी नेता थी कि जब वो गई तो मुझे लगता है सबकी आंखों में आंसू थे। कौन किस पार्टी को चाहने वाला वोटर किसका था, किस नेता को पसंद करने वाला था, डिडंट मैटर, है ना। और पता नहीं, आपको देखती हूँ तो इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे सुषमा स्वराज जी नजर आती है ना कि भावुक हो जाती हूँ। बट आई एम श्योर आई एम नॉट दी ओनली वन। ये आपको शायद हर दिन सुनने को मिलता है। जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कोई बहुत कठोर तप करा था, जिसके फलस्वरूप मुझे इस जन्म में सुषमा स्वराज एज अ मदर मिली हैं। और मैं जानती हूँ कि उनके जाने की खलिश बहुत लोग महसूस करते हैं, और उनको सिर्फ अपनी माँ बोलना शायद स्वार्थ की पराकाष्ठा है। देयर आर मैनी पीपल हु सी हर एज अ मैटरनल फिगर इन देयर लाइफ। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो स्नेह उनके प्रति है वो आशीर्वाद बनकर मुझ पर बरसता है। और आई हैव अ कन्फेशन टू मेक एज वेल। मुझे लगता है हम लोग ऑफ कैमरा, पहले मैं आपको बता रही थी, मैं ऑन कैमरा रिपीट करना चाहूँगी कि इट्स वेरी सरियल फॉर मी कि मैं आज सेम सोफ़ा पे बैठी हूँ और आपसे ऐसे बातचीत कर रही हूँ। मतलब आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग योर शोज, आई एम इन ओ ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए कैसे होता है ना समय का चक्र की। मुझे आज भी याद है जब मैं जी बस नया ज्वाइन किया था, और किसी इलेक्शन के बाद जैसे तो सुषमा जी को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी थी मेरी, तो एक बच्ची की तरह मैं आई थी उनको लेने, और वो कार में आगे बैठी थी और मैं पीछे बस पूरे समय यहाँ से नोएडा ऑफिस तक जी के मैं बस उन्हें से निहार रही थी। उसके बाद मैं करवा चौथ की स्टोरीज करने आती थी, तो उस पर मैं बात करूंगी अब। लेकिन आज बड़ा एक धर्म संकट है, कम समय में हमें सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की बेटी से बात करनी है। तो ऑब्वियसली हम व्हाट मेड देम सो ग्रेट उस पर बात करना चाहूंगी मैं, और उनका आपकी ज़िंदगी पर कितना असर है, ये मेरे लिए बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। लेकिन नई दिल्ली से सांसद, एक वकील, सुप्रीम कोर्ट की, कौन सा एस्पेक्ट आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे वो लगता है, आप पर सबसे ज़्यादा हावी है? अगर मैं कहूँ, कोई भी एस्पेक्ट हावी नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत खूबसूरत मिश्रण है हर चीज़ का, और आई विल नॉट ट्रेड ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ फॉर द अदर। मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी एक गुलदस्ता है जिसमें हर गुल की एक अलग महक है, उसकी अलग एक खूबसूरती है। बांसुरी स्वराज द डॉटर, बांसुरी स्वराज द जनप्रतिनिधि, बांसुरी स्वराज द लॉयर, ये सब मिलकर एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बनाते हैं मेरे लिए, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपने पूछा कि कितनी ज़्यादा छाप माता पिता की मेरे जीवन में है, तो मैं कहूँगी अमिट छाप है। आई एम अ डिस्टिलेशन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ सुषमा स्वराज एंड स्वराज कौशल जी। और अगर आप पूछे कि कैसे या क्यों, तो एक मूल मंत्र है जो मेरे दोनों माता पिता ने आत्मसात करा, और वो है कि मेरे लिए उनके पास कभी भी समय का अभाव नहीं था। ये बड़ी अद्भुत बात है। हाँ, क्योंकि दोनों बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन मुझे लगता है इट वाज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट वाज अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम। और उनकी टाइम मैनेजमेंट दोनों की परफेक्ट थी। कभी भी, आप जानते हैं, हम एज अ फैमिली कभी भी इकट्ठे ट्रैवल नहीं करते थे एक साथ, क्योंकि कोई आपदा आ गई तो क्या होगा, इसलिए मतलब ये पापा का रूल था कि या तो माँ मुझे लेके जा रही हैं जब मैं छोटी थी, और फिर पापा अगर वहीं जाना था तो दूसरी फ्लाइट लेके बाद में आते थे, पर हम एज अ फैमिली तीनों इकट्ठे कभी ट्रैवल नहीं करते थे। बट वो हमेशा ये देख के अपने शेड्यूल्स मैच कर
उन्होंने हमेशा भरपूर समय दिया। और मुझे लगता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में माता और पिता दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। दोनों एक अलग तरह की निखार आपके व्यक्तित्व में लेकर आते हैं। तो कभी भी जैसे कहते हैं कि भाई वर्किंग पेरेंट्स होते हैं और सिंगल चाइल्ड है तो लोनली हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कभी भी व्हेन यू आर ग्रोइंग अप आपको कभी वो कमी नहीं? नेवर, बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली से आती हूँ जहाँ पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते थे। तो बचपन में तो दादा दादी का बहुत दुलार मिला, और जब उनका समय आया तो उसके बाद भी माता पिता ने भरपूर प्यार दिया और भरपूर समय दिया। और ये तब है जहाँ तक, मतलब मैं आपको बताऊँ, फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ माँ बाप इकट्ठे नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो रहा था। जैसे मैं आपको बताऊँ, माँ जब मंत्री थी चंडीगढ़ में तो पापा प्रैक्टिस दिल्ली में करते थे। उसके बाद जब माँ दिल्ली शिफ्ट हुई तो पापा गवर्नर बनकर मिज़ोरम चले गए। तो इसलिए फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ वो चाहे एक साथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने तो भी ये देखा कि भी स्कूल का कैलेंडर देख के कि अगर गर्मियों की छुट्टियां हैं तो पहले दिन ही हम लोग मिज़ोरम चले जाते थे, ताकि पूरी की पूरी गर्मी की छुट्टी पापा के साथ फिर मिज़ोरम में होती थी। मैं ना आपके बहुत सारे इंटरव्यूज जब देख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे सवाल आपसे पूछना है। आपके माता पिता से दो चीज़ें, एक तो अच्छा वैवाहिक जीवन और पेरेंटिंग, दोनों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है हम सबके पास, मतलब हमारे लिए ना। तो आप कैसे डिफाइन करेंगी कि एक हैप्पी मैरिज का मंत्रा उनका क्या था? आई थिंक फ्रेंडशिप, दोस्ती। मेरे पेरेंट्स शायद एक दूसरे के सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। पापा इज़ गोइंग टू किल मी फॉर सेइंग दिस, लेकिन मतलब इतनी रोज़ रात को डैड ने यूट्यूब खोलना अपने लैपटॉप पे और माँ के फेवरेट गाने उनको सुनाकर, यू नो, ही वाज लाइक हर पर्सनल डीजे। रोज़ उनको जो है गज़लें सुनने का माँ को बहुत शौक था। अच्छा। तो वो पुरानी गाने, फिल्मी गाने सुनाने या गज़लें सुनाने, वो बैठ के अपनी फाइलें देख रही होती थी साथ में। मतलब दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, क्वालिटी टाइम टुगेदर। और एक कम्युनिकेशन का चैनल हमेशा खुला रखना अपने आप में भी। और मैं आपको बताऊं, कभी भी मतलब बहुत छुटपन में ही मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया गया था। जैसे एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ, माँ जा रही हैं घर से, तो अब जा रही हैं तो बड़ों के पाँव छुए, पापा से मिली, और मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे पूछना कि बेटा मुझे यहाँ जाना है, परमिशन है? अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन छोटी सी चीज़ में बोलना कि बेटा परमिशन है। और मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, तुतला के बोलती थी, तो परमिशन नहीं बोल पाती, मैं कहती हाँ परमिशन है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जहन में एक दायित्व का एहसास आपको दिलवाती हैं। आपको मालूम है कि वो दायित्व आपको ओटना ज़रूरी है, एंड यू स्टार्ट सीइंग द फैमिली एज अ यूनिट। सो इसका पूरा श्रेय उन दोनों को ही जाता है। बट कभी ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोचती थी कि आप किसी दिन पॉलिटिक्स में आए, या ऐसा कभी कोई विचार विमर्श, कोई चर्चा नहीं। या नहीं चाहती थी कि आए? नहीं, मेरा कोई प्लान भी नहीं था राजनीति में आने का। ये तो मुझे लगता है भगवान कृष्ण की कृपा है कि अचानक से परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे पार्टी का आदेश हुआ, और असल आपका आदेश शर्मा थे, वरना मैं वकालत में रुझी हुई थी। और माँ से भी बहुत ज़्यादा जो बातें होती थी वो ज़िंदगी को लेकर होती थी और वकालत को लेकर होती थी। अच्छा। क्योंकि बोथ माय पेरेंट्स वर लॉयर्स, और माँ बहुत उम्दा वकील भी थी। 7 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस करी, फिर राजनीति में आ गई, इसलिए वकालत छोड़ दी। वो पहचान कहीं छुप गई तब। हाँ, और फादर कंटिन्यूड प्रैक्टिस। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, और राजनीति को लेके ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, खासकर कि अबाउट माय पॉलिटिकल फ्यूचर एट ऑल, क्योंकि कोई होराइजन पे था ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं था। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो बाकी चीज़ जीवन की जो बाकी सीख दी उसको, हाँ, मैं यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर पा रही हूँ अब। जैसे और जैसे अपने आप में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास रखो, सोच समझ के निर्णय लो, लेकिन एक बार अगर निर्णय ले लिया तो फिर उस पर डटे रहो। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ सुषमा जी और आपके पिताजी के
दी हुई सीखों पर बात करें तो भी मुझे लगता है 2-4 घंटे से बातचीत ही होती रहेगी। बट व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वर यू बचपन में? I was a very good student. Yeah? I was a very, very good student except for maths. Unfortunately, maths I was not very good because I'm dyslexic. लेकिन but I was a very good student. मैं बहुत sincere बच्ची थी, मैं बहुत शरारती नहीं थी। मेरा टीनेज में कभी कोई rebellious phase नहीं आया। I think हाँ, and मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था। And shout out to Vasant Valley School, especially to Mr. Arun Kapoor. द डायरेक्टर ऑफ माई स्कूल। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जितनी अमिट छाप मेरे जीवन में माता पिता ने छोड़ी, उतनी ही अमिट छाप मेरे जीवन में अरुण कपूर जी ने छोड़ी। मैं जब भी अगर कोई बहुत जटिल परिस्थिति में होती हूँ या कोई बहुत मुश्किल डिसीजन लेना है लाइफ में, तो आई वुड जस्ट कॉल हिम अप। यस यस, मुझे अब तक याद है जिस दिन कृष्ण माँ को चुरा कर ले गए, तो उसके बाद का फेस काफ़ी मुश्किल था। और एक दिन मुझे बोला गया कि उनकी मेमोरियल सर्विस पे मुझे स्पीच देनी थी, और वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी सारे मौजूद होने वाले थे। तो मुझे याद है उस दिन सुबह अरुण सर मुझे मिलने आए, वो और मैं बैठकर हम लोग बात कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर, और उन्होंने, सॉरी एक दिन पहले की बात है, हाँ शाम की बात है, उन्होंने, वो और मैं बात कर रहे थे, और उन्होंने जो पर्सपेक्टिव मुझे दिया, जो दृष्टिकोण दिया, उससे ही फिर मैं हिम्मत जुटा पाई और फिर अगले दिन वो स्पीच कर पाई। आपने कृष्ण का नाम लिया, बिल्कुल पीछे है हमारे साथ नाम बांसुरी, कृष्ण की वजह से ये नाम पड़ा? बिल्कुल, क्योंकि माँ कृष्ण उपासिका थी और कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु पर मेरा नाम रखा गया है। फादर एक म्यूजिकल नाम चाहते थे, दोनों का समन्वय एकदम बांसुरी पे इतना, और बहुत रेयर नाम है वैसे, बांसुरी कम सुनने को मिलता है। बंगाल में आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जिनका नाम बांसुरी है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम बांसुरी है, क्योंकि माँ ने एक बार बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा कि या तो अधरों पे रखते थे या कृष्ण पीताम्बर में खोस लेते थे, जब ब्रजभूमि छोड़ के गए तो श्री जी के हाथों में थमा के गए। सो बांसुरी वाज ऑलवेज वेरी वेल लुक्ड आफ्टर बाय गॉड। यू बीइंग लुक्ड आफ्टर? ऑफ कोर्स, जब से माँ गई हैं। कृष्ण है ना, वो संभालेगा, और वो भी है साथ ऑलवेज ऑलवेज। ये कहने की बात नहीं है, आई रियली फील कि कवच बनकर आशीर्वाद के साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा है, वो मेरी ढाल बनकर है। बट हैविंग सेड दैट आई मिस हर प्रेजेंस ट्रेमेंडसली। वो क्षति मुझे लगता है समय भी नहीं पूरी कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहती थी बांसुरी, स्पेशली कोविड में तो कितने लोगों ने अपने किसी ना किसी को खोया, कोई आप अपनी चीज़ें शेयर करना चाहेंगे टू फॉर एनीवन हु इज डीलिंग विद द लॉस ऑफ अ क्लोज्ड वन, नियर एंड डियर वन? क्या, कैसे उस ट्रॉमा से निकलने का कोई तरीका है? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी दैट देयर इज़ नो एक्सपिरेशन डेट ऑन ग्रीफ। इसलिए एक तो ये जो हड़बड़ी होती है ना कि वी नीड टू गेट ओवर इट, यू विल नेवर गेट ओवर इट, यू विल लर्न टू लिव विद इट। इट्स लाइक एक अटैची है जिसको हाथ में उठाकर आप चल देंगे। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है जो मिस्टर अरुण कपूर ने मुझे बोली थी, और मैं वो साझा करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि ओवर टाइम हम मेमोरीज will not bring tears to your eyes, but will definitely bring a very benign smile to your face. और वो बात सच है कि वक्त के साथ कहीं ना कहीं आंसू जो है वो मुस्कुराहट में तब्दील होते हैं, क्योंकि वो जो यादें हैं वो आपको अपने अंदर समेट के रख लेती हैं। और स्पेशली उन लोगों को बोलना चाहूँगी जिन्होंने माँ बाप को खोया, कि बड़े कहीं जाते नहीं हैं, वो संस्कार बनकर आपकी रगों में दौड़ते रहते हैं, और वो आशीर्वाद का कवच बनकर आपकी ढाल बनकर रहते हैं। क्या बात, मैंने कहा ना, मैं बार बार सुषमा जी का जब जिक्र होगा, बट कोई मुश्किल वक्त आया, ठीक है, अब स्पेशली पॉलिटिक्स है, इवन लॉ में कभी कोई केस है, यू जस्ट फीलिंग डाउन, दुखी हैं, निराश हैं, क्या करती हैं उस समय? मैं अगर बहुत ही ज़्यादा डाउन एंड आउट हूँ तो मैं कृष्ण को चिट्ठी लिखती हूँ। एक्चुअली मैं कृष्ण को चिट्ठी लिखती हूँ, बिकॉज व्हेन यू राइट समथिंग डाउन तो आपके ब्रेन का कॉग्निटिव पार्ट और आपका ब्रेन का इमोशनल पार्ट दोनों फायर अप होता है। और जब आप उसको लिख देंगे तो क्या होता है कि
सारी की सारी चीज़ें सिमट कर कागज़ पे आ जाती है। शायद वकालत की ट्रेनिंग है, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर व्हेन दे आर इन अ मोर टेंजिबल फॉर्म ऑन अ पेपर। तो मैं उसको अच्छे से पढ़कर देन आई विल सी कि क्या करना है, एंड देन आई विल बर्न इट और आई विल टेयर इट ऑफ। सो उससे मुझे लगता है कम से कम मेरे लिए एक वो बहुत इट गिव्स यू सेंस ऑफ इमोशनल कैथार्सिस अगर इमोशनल प्रॉब्लम है, और अगर किसी समस्या का आपको एक कहीं ना कहीं मान लीजिए प्रोज एंड कॉन्स को बैलेंस करना है, तो फिर लिस्ट बनाती हूँ। अच्छा, किसी भी डिसीजन से पहले प्रोज एंड कॉन्स करके उसको थोड़ा लॉजिकल साइंटिफिक तरीके से। उसमें उस फैसले में माँ कहाँ होती है? अंदर से आवाज़ आ जाती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में माँ बाप आपको इतना इक्विप कर देते हैं कि अल्टीमेटली, पर कहीं ना कहीं यदि मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी है और द क्रेडिट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर चॉइस फॉल ओनली ऑन यू। इसलिए हम लोग सारी चीज़ों को मतलब ये आप ज़िंदगी के पेपर में चीटिंग नहीं कर सकते हैं। कोई कुंजी नहीं है जिसको पढ़कर आपको सारे जवाब आएंगे, बट यू हैव टू मेक द बेस्ट डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। पर उसको बस मैं ये कहूँगी कि एजुकेटेड डिसीजंस लीजिए, जितना ज़्यादा लॉजिकली ले सकते हैं उतना लॉजिकली लीजिए, और कहीं ना कहीं ये भरोसा करिए, मुझे तो ये भरोसा है कि कान्हा संभाल लेंगे। क्या बात है। तो आपने कहा कि कोई बिल्कुल वो टीनेज वाली प्रॉब्लम्स नहीं आई, कुछ रिबेलियन, तो कभी वो वाला वो फेज आया ही नहीं कि माता पिता से कोई डिसएग्रीमेंट है, ये मुझे समझ नहीं रहे, वो कह रहे हैं बच्ची सुन नहीं रही, वो वाला नेवर नेवर। ओह माय गॉड, व्हाट अ बेस्ट फैमिली। नेवर, ये तो हर घर में स्ट्रेंजली नेवर, बिकॉज मुझे याद है एक बात जो मेरे दोनों माँ बाप ने इंडिविजुअली मुझे कही, और इंटरेस्टिंगली पिछले हफ्ते डैड वो बात याद कर रहे थे कि ये मुझे कहा गया था कि बेटा पहली बात तो गलती करना मत, और अगर हो जाएगी तो आके बता देना, हम ओट लेंगे। और कहीं ना कहीं आई थिंक माँ के साथ, बिकॉज शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो बात तो जग जाहिर है कि हम हर फ्राइडे हमारी डेट नाइट होती थी, जहाँ पर नॉट जस्ट मूवी, वो मतलब पूरी इवनिंग मेरे लिए मार्क्ड थी। उसमें हम बैठकर दुनिया भर की बुराइयां कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, हम मूवी देख सकते हैं, हम अगर बाहर जाना चाहते हैं डिनर के लिए तो वो कर सकते हैं, वरना केवल घर पे बैठना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। दैट फ्राइडे इवनिंग वाज माइन। लेकिन इसके अलावा इवन जब मैं अब्रॉड गई पढ़ने के लिए तो भी हम लोग, मैं रोज़ उनके साथ बात करके, मतलब वो मेरी सुख दुख की साथिन थी, उनको सब कुछ पता था, मेरे जीवन का कोई ऐसा राज, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनसे छुपी हुई थी। और अब जब वो नहीं है तो भी कोशिश ये करती हूँ कि रोज़ रात को कम से कम पापा के साथ बात कर कर हम लोग फिर सोएं। लेकिन ऑफ कोर्स फादर के साथ रिश्ता रिस्पेक्ट का ज़्यादा है, रेवरेंस का ज़्यादा है, वो सखी वाली इक्वेशन माँ के साथ थी। माँ को क्या सीखना चाहिए सुषमा स्वराज जी से? कि आप अपनी बेटी की माँ को, आई थिंक कि आपको अपनी बेटी की दोस्त होना चाहिए। हाँ, आई थिंक सो। फिर डांटे कब? फिर डांट नहीं पड़ती थी कभी? पढ़ती थी, हाँ पढ़ती थी, लेकिन वो डांट में दो चीज़ें होती थी, या तो मैं उनको बहुत मजाक में अगर तंग करती और खींच जाती थी तो फिर तो वो उस डांट का इसलिए बुरा नहीं लगता था क्योंकि उद्देश्य ही उनको खिंचाना था। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ सीरियस हुआ तो फिर वो डांटती नहीं थी। शी हैड दैट होल थिंग ऑफ लाइक आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू, बट मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल जो इंडियन मदर्स वाला, वो ना वो भाले की तरह लगता है हृदय पर, उफ, वो तो फिर आप कहते हो वो तो हमारा ट्रम्प कार्ड होता है हर माँ के पास। हाँ हाँ, फिर वो जो डिसअपॉइंटेड वाला जो लुक है उस पे तो फिर आप कहते हो कि अच्छा ठीक है रहने दो। पर मुझे लगता है इमोशनल बैटल में हमेशा माँ जीतती है। दो चीज़ें मेरे नोटिस में, एक तो क्योंकि मैंने बताया मैं एज रिपोर्टर करवा चौथ यहाँ कवर करने आती थी, एक महिला जो इतनी सब बड़े बड़े भाषण देने के लिए अपने जाने जाती है, मिनिस्टर है, दुनिया घूम रही हैं, एक तरफ जब एक त्यौहार आता है, और एक ऐसा त्यौहार जिसको बहुत हमारे यहाँ एक क्या बोलेंगे, कुछ लोग हैं, एक तबका है जो उस बड़ा रिग्रेसिव त्यौहार कहते हैं, त्यौहार नहीं मानते, करवा चौथ रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, जो समझते नहीं, कैसे वो हर चीज में कैसे बैलेंस। फिर आप कह रही हैं एक माँ हो के सब टाइम में, और भी किसी इंटरव्यू में देख रही थी कि आप कही थी एक चीज उन्हें पता होती थी, अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन है उसमें इन्वॉल्व होती थी। कई बार मैं अगर थोड़ी बिजी हूँ तो मुझे समझ नहीं आता मैं ये चार चीजें कैसे हैंडल करूँ। एक तो उन्होंने जिंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रखा था, जैसे वो हर वक्त मेरे साथ नहीं थी, लेकिन अगर मेरी श्लोक गायन प्रतियोगिता आ रही है
तो उसके लिए 1 घंटा निकाल के मुझे फिर वो श्लोक कंठस्थ करवाएंगी, खुद कंठस्थ करवाएंगी। अगर मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, कड़कती ठंड में, आई रिमेंबर प्री बोर्ड्स थे जनवरी में, सुबह 4 बजे जैसे हम लोग बैठ के पढ़ते हैं सुबह, तो शी वुड टर्न अप विद अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड बादाम, जो भीगे हुए बादाम हर माँ या दादी या नानी खिलाती है। वो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर रखी थी कि कब कहाँ कितना। और रही बात करवा चौथ की, तो मैं आपको बताऊँ इसमें 2 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी वॉज अनअपोलोजेटिकली इंडियन एंड शी वॉज अनअपोलोजेटिकली हर सेल्फ। शी वॉज वेरी ऑथेंटिक, जो है वो है, आवरण नहीं डालती थी। सारे चैनल्स आते थे यहाँ कवर आते थे और हम लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे ये कह के कि आपने जानबूझ के ये त्योहार चूज करा ताकि आज के दिन आपको मेहमानों को पानी तक नहीं पिलाना पड़े। लेकिन और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सीख जो उन्होंने मुझे दी है, वो हमेशा कहती थी कि कृष्ण ने अपने जीवन को रज के जिया। जब मक्खन खाया तो मुंह लपेड़ के खाया, जब उन्होंने प्रेम किया तो फिर वो प्रेम की पराकाष्ठा बन गए, जब उन्होंने वो रण में गए तो फिर उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं था। इसीलिए जिंदगी रजकर जीने के लिए। तो जब वो राजनेत्री थी और जैसे मैंने कहा ना, अगर वो संसद में गई तो फिर शेरनी जी तरह दहाड़ी। जब वो घर में आई तो फिर उनसे बेहतर माँ नहीं था। जब उन्होंने करवा चौथ किया, जो भी हमारे तीज का त्योहार, फिर उन्होंने ऐसे मनाया जैसे न भूतो न भविष्य थी। और जो भी महकमा संभाला इवन एज अ मंत्री, वो भी ना भूतो न भविष्य थी। मतलब आपको याद होगा जब हेल्थ मिनिस्टर थी तो 6 एम्स का शिलान्यास करा। जब आईएनबी मिनिस्टर बनी तो एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाया, जिससे जितना भी हमारा अंडरवर्ल्ड है उसके क्लचेस से, उसके चंगुल से पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आए। जब विदेश मंत्री बनी तब तो खैर कमाल ही कर दिया। मुझे याद है 1-2 शिकायतें मैंने ट्विटर पे कुछ लिखी हैं कि किसी एक दोस्त का पासपोर्ट कहीं छूट गया, किसका क्या, वो काम हो जाते थे। मैं सोचती थी तो मुझे जानती तो है नहीं, कौन कर रहा है इनका ट्विटर हैंडल, कौन वो खुद देखती थी। आपको पता है मेरे पास शायद कहीं स्क्रीनशॉट होगा, मैंने अपनी बेटी के गाने का एक वीडियो डाला एंड सुषमा जी मुझे फॉलो नहीं करती थी क्योंकि एज आई सेड वैसे उतनी मुलाकातें मेरी नहीं थी। अचानक नोटिफिकेशन आया, सुषमा स्वराज लाइक्ड योर पोस्ट, ऐसा कुछ। मैं तो विश्वास बहुत 5 मिनट तक तो मैं उसको देखती रही। फिर मैंने फटाफट जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि अगर इन्होंने गलती से लाइक किया तो ये अनलाइक ना कर दे। तो मेरे पास कैसे, मतलब But she was very that way. She really used social media to the hilt. मुझे अब तक याद है जब एम्स में भर्ती थी उनकी रीनल सर्जरी से पहले, तो भी आईपैड लेके वहाँ पर, और वो लगी हुई थी कि अच्छा इसकी मदद कर दो, इसका ये काम कर दो। पर वो आपको आई थिंक वो फिर वो रुझी भी रहती थी उसके कारण। और उनका वो ट्वीट प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद वाला, धारा 370 हटने पर, दैट वाज हर लास्ट ट्वीट। That was the last tweet. तो कैसे था ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या इसका इंतजार कर रही थी वो। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ संसद में आज ये हो गया वो हो गया, क्योंकि मैं पता है क्यों आपसे पूछ रही हूँ बांसुरी, बिकॉज आई एम श्योर जब आपके साथ ये सब होगा, आपका तो करियर भी शुरू हुआ है, वो सारी चीज़ें होंगी, आप भी ऊंचे पद पर जाएंगे, आपकी भी झड़प होगी, आपको भी बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा जो उन्होंने सहा होगा। आपने क्या सीखा उनसे? किसी भी चीज़ को मन पर इतना ज़्यादा प्रभावित मत होने दो। दिस टू शैल पास। अच्छा है तो वो भी इट विल पास, बुरा है देन इट दैट विल ऑल्सो पास। और ये कि एक भजन है कि प्रभु तेरी कृपा से हर काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो सब कुछ अगर समर्पण भाव से, अगर सब कुछ वही कर रहा है, देन ऐसा नहीं है मन व्यथित नहीं होता है बिल्कुल, बट अल्टीमेटली फिर आप अपने आप को दोबारा समझा के कहते हो कि ठीक है वो देख रहा है ना। उन्होंने पूरी जिंदगी में 2 चीज़ें वो हमेशा रखती थी, कृष्ण कृपा और कृष्ण इच्छा। मन के अनुकूल हो तो कृष्ण कृपा, मन के प्रतिकूल हो तो कृष्ण इच्छा। और लेकिन लास्ट में मुझे अब तक याद है, इनफैक्ट 1 अगस्त को उन्होंने मुझे बोला था और 6 को वो चली गई। 1 अगस्त को उन्होंने कहा पता है बेटा, अगर के मन के अनुकूल ना हो, मन के प्रतिकूल हो, वो भी कृष्ण कृपा, क्योंकि उसमें भी कुछ और अच्छा छिपा होगा। क्या बात है। एक जो दूसरी बात मैं आपसे कह रही थी कि वो ज़रूर वो आपके पिता से जुड़ी है, क्योंकि क्या होता है कितनी जगह हम देखते हैं, एंड
एन अचीवर इन हिमसेल्फ, लॉयर आपने कहा, फिर सांसद और गवर्नर, लेकिन फिर भी क्या होता है आम जनता, या कई बार न्यूज़ आर्टिकल देखिए, सुषमा स्वराज हस्बैंड है ना, उन्होंने कैसे इस चीज़ से डील किया, या डिड इट एवर अफेक्ट हिम या नहीं, या हमेशा नहीं। अपनी पत्नी को अगर आगे चल रही है तो आगे रहने दिया, कैसे था उनका अंडरस्टैंडिंग? because they were Sushma and Swaraj together. She was Sushma Swaraj and deliberately उन्होंने पापा का फर्स्ट नेम एज अ सरनेम लिया, क्योंकि वो कह रही थी जिंदगी के हर पायदान पे सुषमा स्वराज इकट्ठे खड़े हैं। क्या बात है। No, but being a, you know, for the husband side, मुझे लगता है ये एक बड़ी बात है कि My father is very generous, extremely generous. In terms of मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, आज भी पिता की भूमिका में आप हैरान होंगी, मेरे पूरे चुनाव में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। वो मेरे चुनाव के कार्यालय केवल 2 बार आए हैं, एक बार जिस दिन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था और जिस दिन मैं नॉमिनेशन भरने जा रही थी। उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई सलाह भी नहीं, कुछ नहीं। वो कह रहे थे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन तुम अपनी गलतियाँ खुद करो, अच्छा, तुम अपनी ज़िंदगी खुद जियो। और वकालत में भी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, और राजनीतिक जीवन में भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेल्फ अश्योर्ड मेन दैट आई नो। दैट्स सो इम्पोर्टेंट। मैं इसीलिए कि बिल्कुल तभी शायद उनकी पत्नी इतना फ्लरिश कर पाई, और आई एम श्योर द डॉटर इज फ्लरिशिंग एज वेल। लॉयर बनने का बचपन में सोचा था, या सोचा तो कॉलेज में जाके था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये निर्णय लिया। भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ, माता पिता की शुक्रगुजार हूँ कि ये निर्णय लिया, बिकॉज आई लव बीइंग अ लॉयर, आई लव माई प्रोफेशन। और हाल ही में भगवान की दया से इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करा है, तो मेरे करियर के लिए इट इज़ वन ऑफ द इट्स अ हाईलाइट। एंड बस ईश्वर करे कि इस अपेक्षाओं पे खरी उतर पाऊँ इस पे। ये अब थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ से हट के सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल इस पर बहुत बात हो रही है, जुडिशरी पर जब करप्शन के सवाल उठने लगते हैं, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिस पर तो सब कुछ, हर फैसला निर्भर है, चाहे वो घरों की लड़ाइयाँ हो या बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो, ऐसे में एक इंस्टीट्यूशन पर करप्शन के चार्जेस लगना, या चाहे वो एक जज पर ही हो, हाउ डेंजरस इज दैट? इट इज़ वेरी डेंजरस ऑफ कोर्स। करप्शन, भ्रष्टाचार के चार्जेस लगना, भ्रष्टाचार किसी भी इंस्टीट्यूशन को खोखला कर देता है, लेकिन मेरा अगाध विश्वास है इस देश की जुडिशरी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान के रक्षक की भूमिका हमारी जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट निभा रहा है, और मैं इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ, मतलब एज अ मेंबर ऑफ द बार मैं इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ, और मैंने यहाँ पर न्याय होते देखा है, इसीलिए मेरा अगाध विश्वास है। और मैं अपनी जनरेशन को और अपने से छोटी जनरेशन को ये इतना ज़रूर कहूँगी कि कभी भी अगर आपको सिस्टम में किसी भी प्रकार की खामी दिखे, तो डिसइल्यूशनमेंट इज़ नॉट द आंसर। फिर उस सिस्टम को साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, और मैंने यहाँ पर न्याय होते देखा है। क्योंकि आप महिला वकील हैं, जो आजकल इतने सवाल उठ रहे हैं कि महिलाएं जो फेक केसेस कर रही हैं, मिसयूज़ ऑफ 498 है, और ये सब, ये पिछले 10-15 साल में बहुत ये लगातार बात हो रही है, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, ऐसा है, समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, तो महिलाएं इस समाज का हिस्सा हैं, इसलिए हमारा जेंडर कोई इससे अछूता तो है नहीं। रही बात फेक केसेस की, हाँ होते हैं, मैं बिल्कुल इस बात से असहमत नहीं हूँ। क्या लॉज को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, खास करके जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड लॉज हैं उनको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है, ये ओवर टाइम हुई है, और हमारा देश जो है इसमें महिलाओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था, इसलिए इस प्रकार के कानून लाने पड़े, इतने कड़े कानून लाने पड़े।
उनकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई दिक्कत है उसको धीरे 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 वर्कआउट करा जा सकता होना है। चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होनी चाहिए। और देखिए मैं जानती हूँ कि कई बार पहले बोला जाता था, जो 498 आईपीसी की बात कर रही हूँ, कि भाई उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा जा रहा है, डाउरी लॉज को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जजेस इस बात को अनदेखा नहीं कर रहे थे, इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस ऐसी डेवलप हुई। लॉ कभी भी परफेक्ट नहीं होता, पर लॉ के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कानून भी इवॉल्व करता है समय के साथ। तो जो समय की मांग है उसके साथ कानून का डेवलप होना ज़रूरी है। और बहुत खुशी है ये कहते हुए कि मोदी सरकार ने गुलामी की मानसिकता को दूर करने के लिए ये जो 3 भारतीय कानून वो लेकर आए हैं, जिसका पूरा उद्देश्य दंड नहीं है, रिफॉर्मेशन है। क्योंकि जब एक कॉलोनियल पावर आपके लिए लॉज बनाएगी तो फिर वो आपका दमन करना चाहेगी, लेकिन इन लॉज का, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, इनका उद्देश्य है रिफॉर्मेशन, इनका उद्देश्य है सुधार। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, जो भी थोड़ी बहुत अगर आपको लगता है कमियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। वकील होते हुए लाइफ लेसन्स क्या सीखे? वकील होते हुए लाइफ लेसन सबसे बड़ा, यू आर एज गुड और एज बैड एज योर लास्ट केस। इसीलिए अगर बुरा हुआ कपड़े झड़काओ, उठो, अच्छा हुआ तो थोड़ी सी पीठ थपथपाओ, थोड़ा सी पीठ थपथपाओ, पूरा दिन उस खुमारी में मत रहो। दूसरी चीज, कभी भी बिना तैयारी की मत जाओ। आपको हमेशा तैयारी करनी है। इट शुड बी एज इफ इट इज़ योर फर्स्ट डे इन द प्रोफेशन। और मैं आपको बताऊं, आई नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं अभी भी अपनी फाइल्स को उतनी ही शिद्दत से पढ़ती हूँ जितना मैं पहले दिन पढ़ती थी। और कभी कोई केस लेने में कोई धर्म संकट कि लेना है या नहीं लेना? हमारे प्रोफेशन में द पैरामीटर्स आर वेरी वेरी क्लियर। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए कोई, अगर आपको लगता है यू नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, तो आप नहीं ले सकते। पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैं देखती हूँ तो वो देखती हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कहीं पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर मैं मना कर देती हूँ। आपके लिए एक मैसेज है? बिल्कुल। हाय बांसुरी, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो बांसुरी और मेरी दोस्ती की बड़ी दिलचस्प कहानी है। हम लोग 1 दशक पहले एक केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, एक दूसरे के विपक्ष। बिल्कुल। और अंत में इनकी जीत हुई और मेरी पराजय। पर अगले दिन ये मेरे पास आई सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने कहा कि वंशिका, तुमने बहस बहुत अच्छी करी, और अपना नाम बताया, मैंने अपना बताया, और फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट कैंटीन में कॉफी के लिए गए और बस वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो केस तो मैं जरूर हारी, पर जीवन भर के लिए एक दोस्त जो बहन जैसी है वो मुझे प्राप्त हुई। So sweet. बांसुरी के बारे में आपने मुझसे बोला कि मैं कुछ बोलूं, तो अब वो पार्लियामेंटेरियन हैं, नेता हैं, बहुत अच्छी वकील हैं, बहुत सशात वक्ता हैं, ये सबको पता है। पर मैं बांसुरी के व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू बताना चाहूंगी जो मैंने बहुत पास से देखा है। बांसुरी जीवन के सारे उतार चढ़ाव में एक सामान्य रहती है। ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम व्यक्ति कर सकते हैं इस तरह से सामान्यता रखना। बाकी आपने मुझसे पूछा कि कुछ मजेदार किस्से बताऊं मैं, तो बांसुरी और मेरा एक रूटीन रहता है कि ये जब ये कोटा में रहती हैं और मैं रहती हूँ, तो हम लोग अपना कॉज लिस्ट एक दूसरे से शेयर करते हैं कि भाई आज यहाँ केस है, आज वहाँ केस है, तुम फ्री हो, मैं फ्री हूँ, और फिर फ्री होकर 10-15 मिनट जो हम दोनों को मिलते हैं, वो अब बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो शायद कम मिलते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट कैंटीन में या फिर मिट्टी कैफे में या फिर पीछे हमारी एक जगह है बेंच में बैठ के बातचीत करना
केसेस डिस्कस करना, जीवन में क्या चल रहा है वो डिस्कस करना, तो वो सब और इनसे रहता है। और हम दोनों को चाट बहुत पसंद है खाना। तो अभी कुछ हाल फिलहाल की बात है, पिछले महीने ही कोर्ट से हम दोनों फ्री हुए और इन्होंने पूछा कि टाइम है, मैंने कहा है। तो हम लोग गाड़ी में बैठे और बंगाली मार्केट नथूस पहुंच गए, वहां पे चाट और छोला भटूरा खाने के लिए। Oh God. तो हमारा यूजुअल मेन्यू यही रहता है, पाव भाजी, चाट और छोला भटूरा। बाकी बस बासुरी में इतना कहना चाहूंगी कि जो मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ कि कुछ व्यक्तित्व होते हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए बने हैं और तुम उनमें से एक हो। और तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे सारे दोस्तों को और सारे प्रियजनों को तुम पे बहुत 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 गर्व है। Thank you. Oh, thank you so much. It's so sweet. बहुत प्यार लगा, मैंने भी मैसेज सुना जब It's very, very sweet. She's one of my closest friends. सो वकालत और राजनीति आप कैसे बैलेंस करती हैं? दोनों विरोधाभासी नहीं है। आपको तैयारी उतनी करनी है और अपनी जो बात है वो पुरजोर तरीके से रखनी है। वहाँ पे थोड़ा फॉर्मली जजेस के सामने करनी पड़ती है, यहाँ पे जनता आपकी जज बन जाती है। मैं ऑक्सफोर्ड आप वकालत पढ़ने गई थी? ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स करने के लिए गई थी। अच्छा, कभी ये नहीं सोचा कि बाहर रहना है? पहले दिन से मालूम था कि वापस आना है। मतलब मैं अंडरग्रेड में ही, मैं मात्र 17 बरस की थी जब मुझे विदेश भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, पर मुझे पहले दिन से पता था कि मैं वापस आना चाहती हूँ। और उस वक्त तो ये निर्णय स्वार्थवश था कि भाई मैं इकलौती संतान हूँ, मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जितने भी बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं उनको कहूँगी कि जो आपको अवसर भारत देगा, ये नया भारत है। दिस इज़ द न्यू इंडिया, इट इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो अवसर आपको यहाँ पर मिलेगा, और वैसे भी देखिए वकालत में आप खास करके लिटिगेशन में कोई दिन समान नहीं होता, एंड यू एंड अप मेकिंग अ डिफरेंस टू समबडीज लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। अगर आपने सेवा ही करनी है तो अपने लोगों की करिए ना। एक आपने देखा होगा कई बार ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है जी। अभी भी जैसे किसी नेता के बच्चे अगर विदेश जा रहे हो तो ये ना एक वो चलता है कि ये देखो तुम लोगों को तो लड़वा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, बीजेपी के सब नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग देखते हैं कभी कि ये सब लिखा जाता है? मेरे सोशल मीडिया फीड पे नहीं आती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि विपक्ष इसका बहुत इस्तेमाल करता है। जब विपक्ष को मैं कहूँगी तो ज़रा अपने गरेबान में झांक कर देख लीजिए, उनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर और हर नेता का बच्चा बाहर जा रहा है। लेकिन मैं जब विदेश गई थी पढ़ने के लिए तो उसके पीछे रीज़न बहुत ज़्यादा पुख्ता था, और वो ये था कि मेरी माँ अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर पहुँची थी और माता पिता चाहते थे कि मैं बहुत सामान्य जीवन जीऊँ, किसी भी प्रकार का अहंकार ना आए। सो जब यहाँ थी तो उसी स्कूल में थी, 2nd क्लास से लेके 12वीं तक उसी क्लास में थी, उसी स्कूल में थी वसंत वैली में। तो वहाँ पर झुंड दोस्तों का था, वो ऐसा था कि आप जानते हैं ना, वैसे भी बचपन के जो दोस्त हैं आपको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, अहंकार का अ तक नहीं आ सकता आप अंदर। जब मैं कॉलेज में आ रही थी 12वीं के बाद, मुझे विदेश सिर्फ इसलिए भेजा गया कि भाई ज़रा आटे दाल का भाव पता होना चाहिए, अपना काम खुद करो सारी चीज़। और ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग कोविड में बहुत काम आई। पापा शॉक्ड थे जब मैं सुबह सवेरे 6 बजे उनके लिए चाय बना कर लेकर आई थी लंदन में अपने। हाँ, बिल्कुल, वो शॉक्ड थे कि मुझे खाना बनाना आता है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली की लड़की वसंत वैली की, हम लोग तो आजकल हर घर में देख रहे हैं जो बुरा हाल है भाषा का, ये हिंदी संस्कृत में आपने शपथ ली, ये सब माता पिता की देन है? माता पिता की देन है। घर में ये रूल था कि माँ के साथ केवल हिंदी में बात करनी है और पिता के साथ अंग्रेजी में। अच्छा। और आप अपभ्रंश का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपको खिचड़ी नहीं करनी कि वो खिचड़ी नहीं कर सकते, अपभ्रंश नहीं कर सकते, आपको दोनों भाषाओं में आपका निपुण होना अनिवार्य था। बट बांसुरी, एक होता है हिंदी बोलना या हिंदी अच्छी बोलना, लेकिन जिस स्तर की आपकी है वो एक थोड़ा सा, और जैसे आप कह रही हैं वसंत वैली में पढ़ी हैं और हिंदी, आपके सब दिल्ली के दोस्त होंगे, ऐसा नहीं आप कहीं
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में नहीं पली बड़ी हैं, कैसे मैनेज किया ये? सुषमा स्वराज की बेटी हो, हिंदी अच्छी होना लाजमी है। चलिए आपको एक और मैसेज सुनवाते हैं। आपके पास और है? एक और है। ऐसा लगता है पिटारा लेकर आई हैं। ऋचा, मेरी सबसे पहली मुलाकात बांसुरी से हुई थी, जब शायद वो 10 या 11 साल की थी और उनकी ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी और उसने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। तो जिस तरह से उसने संस्कृत में श्रद्धांजलि अर्पित करी थी उस और संस्कारों के संग और संस्कृति का, तो मन मुग्ध हो गया था। तभी से लगा था ये बच्ची बहुत स्पेशल है। एक बार सुषमा जी का फ़ोन आया कि बांसुरी हॉस्पिटल में थी और उसको डिस्चार्ज होना था और कोई एक स्पेशल तरीके का मैट्रेस चाहिए था। सुषमा जी उसी दिन बाहर, विदेश मंत्री थी तो बाहर जा रही थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि नमिता कल डिस्चार्ज हो रही है बांसुरी, तो क्या तुम उसके लिए वो ये स्पेशल मैट्रेस भेज सकती हो? मैंने कहा जी दीदी आप बिल्कुल जाइए और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं भेज दूँगी। और उस समय मुझे उनका थोड़ा एक जो मदर्स गिल्ट और जो एक वर्किंग वुमन की जो डिलेमा होता है वो बहुत दिखा था। उसके बाद एक हफ्ते के बाद शायद बांसुरी का फ़ोन आया मुझे धन्यवाद करने के लिए। उसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि वो मुझे धन्यवाद करती, बट यही उनके संस्कार थे कि ऐसे फ़ोन करा। अगली बार जब मैं उससे मिली तब सुषमा जी की डेथ के बाद मिली थी, उनके घर गई थी मिलने, तो बांसुरी का एक नया ही रूप देखने को मिला। जिस तरह से उसने पूरे घर और परिवार को संभाला हुआ था, बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड वे में, तो एक दिल को ये तसल्ली हुई थी कि सुषमा जी की लेगेसी बिल्कुल एक अच्छे सेफ हैंड्स में है। और आज वो पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट में है। बहुत खुशी होती है देखकर और मुझे पूरा विश्वास है, वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ना वो बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन बनेंगी, बहुत अच्छी नेता भी बनेंगी। एक जो ख़ास बात सुषमा जी की थी वो ये थी कि वो उनको कभी भी फ़ोन करो तो चाहे रात के 11 बज जाए वो कॉल बैक ज़रूर करती थी। और यही एक गुण मैंने बांसुरी में भी देखा है कि उसको भी जब भी फ़ोन करो वो हमेशा कॉल बैक करती है। मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि वो बहुत अच्छी एक ह्यूमन बीइंग भी बने। Thank you so much. So sweet. She's adorable. देखिए वो डिलेमा वर्किंग मदर्स वाला जो कह रही हैं उससे हर माँ गुजरती है कभी ना कभी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है सक्सेस तब है अगर आपके बच्चे को वो डिलेमा कभी महसूस नहीं होता, और मुझे वो कभी महसूस उन्होंने होने नहीं दिया। लॉयर पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं कॉलेज में आप आके आपने कहा कि लगा कि लॉ, मतलब और कोई प्रोफेशन के बारे में कभी आपने नहीं सोचा? नहीं, मैंने सोचा था, मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मुझे फिल्मों का बहुत शौक है और मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में जब मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर ली तो उसके बाद 3-4 चीज़ें थी जिसमें आप अप्लाई कर सकते थे। मैं जर्नलिज्म के बारे में सोच रही थी, फिल्म डायरेक्शन के बारे में सोच रही थी, एंड देन आई रियलाइज दैट लॉ इज़ समथिंग दैट comes naturally probably. No, I don't know if it comes naturally, लेकिन I know that it was something that would have equipped me for life. And that's exactly what it did. So I really enjoyed the study of law. मैंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी, वो कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद वापस आकर, मतलब आप देखिए मैंने करीब 2.5 साल तो केवल ट्रायल कोर्ट में काम करा, फिर विभिन्न हाई कोर्ट्स में काम करा, फिर फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनिंग ली। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे सभी गुरुओं के चरणों में मैं नमन करती हूँ। आज जहाँ पर भी हूँ, जो भी अचीव करा है, उन सब ने जो सिखाया है उसके कारण है। चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट्स, कभी ये लगा कि सुषमा स्वराज या स्वराज कौशल की बेटी हूँ तो शायद थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा है जो दूसरों को नहीं मिलता? नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, एक तो स्कूल में तो कोई फेवर मिलने की कोई बात ही नहीं थी। जैसे मैंने कहा, मैं वहाँ पे तब से थी जब मैं आई वाज इन क्लास 2। कॉलेज के वक्त तो मैं चली गई थी बाहर, और जानबूझ के माता पिता ने विदेश इसलिए भेजा क्योंकि वहाँ पे कोई जानता ही नहीं था कि कौन हूँ क्या हूँ। वहाँ तो मैंने कहा ना, बर्तन भी खुद मांजिए, सफाई भी खुद करिए, सारी की सारी चीज़ें, आपको अपना ख्याल कैसे रखना है ये आपको, जब आप अकेले रहते हो तो
तभी आता है आई थिंक, वरना हर कोई, हम सब बिगड़ेल शहजादे होते हैं घर पर, तो इसलिए कोर्ट में कभी नहीं, कोर्ट में कभी नहीं। मुझे लगता है कि शायद डांट ही कम पड़ गई हो कि अरे सुषमा जी की बेटी है, इसको कैसे कह उसका सकते हो? श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है। जस्टिस ललित की जूनियर हूँ, वो मुझे नहीं, वो किसी को नहीं डांटते। वो इतने ज़्यादा सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, किसी को नहीं डांटते। और मेरे जितने भी बाकी गुरु हैं, उन्होंने कभी भी ना पक्षपात करा और मेहनत का अवसर ज़रूर दिया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि चाहे पार्टी हो, चाहे जितने भी चेम्बर्स जिनमें मैंने काम करा, वहाँ पर किसी के भी जहन में ये बात नहीं थी कि किसकी बेटी है। वहाँ पर मेहनत के, संघर्ष करने के अवसर मुझे बराबरी के दिए गए, किसी ने भी। और मेरे व्यक्तित्व में भी ये अहंकार नहीं है, माँ ने कभी आने ही नहीं दिया। और मुझे लगता है कि इसका श्रेय माता पिता को जाता है। उन्होंने कभी भी मुझे राजनीतिक परिवेश में बड़ा नहीं करा, उन्होंने मुझे इस पूरी की पूरी पावर से या हर चीज़ से दूर रखा। और जब ये इल्ज़ाम लगने लगे कि टिकट इन्हें इसलिए दिया पार्टी ने क्योंकि ये सुषमा स्वराज की बेटी हैं, तो बुरा लगता है? क्योंकि मैं पढ़ रही थी आप ABVP से भी जुड़ी रहीं, आप RSS से भी जुड़ी रहीं। जी बिल्कुल, जैसे कोई और कार्यकर्ता हो। ये इल्ज़ाम मुझे लगता है, ये लगना स्वाभाविक है, लेकिन इस इल्ज़ाम में सच नहीं है, और इसीलिए बुरा नहीं लगता। परिवारवाद का अर्थ तब होता है जब आप आते ही नंबर 1 की पदवी के दावेदार बन जाते हैं। परिवारवाद तब नहीं है क्योंकि मैं किसी जनप्रतिनिधि की संतान हूँ, इसलिए राजनीति मेरे लिए निषेध नहीं है। मुझे भी बराबरी का अधिकार है, अवसर का, यानी संघर्ष करने का, एफर्ट करने का, जनता के बीच में जाकर और नतमस्तक होकर मतदान के लिए आग्रह करने का। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ पार्टी का कि 1 दशक तक तो पार्टी ने अवसर दिया कचहरी में पार्टी की सेवा करने की। मैं पार्टी के लॉयर के तौर पर काम कर पाई, और उसके बाद मुझे संगठन में पहले लिया गया, मुझे विधि प्रकोष्ठ में सहसंयोजक की भूमिका दी गई पहले। उसके बाद मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा में मैंने मंत्री का दायित्व निभाया, और पूरा का पूरा संगठन में काम करने के बाद मुझे पार्टी ने टिकट की जिम्मेदारी दी। और कहीं ना कहीं जनता की बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भाजपा का चयन करा और जनप्रतिनिधि बनने का और उनकी सेवा का अवसर दिया। बट सुषमा जी को ये मतलब शी वॉज एन एग्रीमेंट कि अगर आप जुड़ी हुई हैं, वो खुश थी इस बात से? जब मैं आपको कहती हूँ कि मैं पार्टी की सेवा कर रही थी, पार्टी के केसेस कर तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि मेरी वकालत में उनका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं था। इट समहाउ हैपेंड कि प्राइवेट सोर्सेस से मेरे पास जो मैटर्स आ रहे थे वो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए मैटर्स थे। और आपको कोई भी वकील बताएगा हमारे प्रोफेशन में एडवर्टाइजिंग अलाउड नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ से आपको बढ़ता है। तो वो बस कृष्ण कृपा से एक को रिलीफ दिलवाया, फिर वो तो मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि राजनीति में आना बांसुरी या मत आना, दोनों ही चीज़ें कभी? इस पर चर्चा नहीं हुई। अच्छा, इस पर चर्चा नहीं हुई। तो घर में, और स्पेशली से कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि पिता और माता की आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट थी? थोड़ी बहुत। घर में क्या डिस्कशंस या कभी चर्चाएं अगर होती थी, डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस क्या होते थे? नहीं, डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस वर वेरी कंड्यूसिव, क्योंकि दोनों बहुत ही राष्ट्रवादी हैं। और मुझे लगता है कि माँ इतना ज़्यादा बड़ा व्यक्तित्व थी, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर वो बहुत सहज थी और बहुत सरल थी। वो जो अपना पूरा का पूरा, मुझे लगता था कि सुषमा स्वराज द नेत्री यूज्ड टू चेक, वो पर्सोना पार्लियामेंट में लोगों को डरा के दहलीज के बाहर था। वो पार्लियामेंट में जो थी वो घर में बिल्कुल नहीं थी। घर में तो मैं आपको बताऊं, सौम्य, सरल, सहज, मतलब हंसती थी तो खिलखिला के 5 साल के बच्चे की तरह हंसती थी, जिद करती थी तो मतलब पैर पटक कर जिद करती थी। सो वो उनका पर्सोना बिल्कुल बहुत ही सहज और स्वाभाविक सा, एक मैं कहूँगी, एंड शी मेड एवरीवन अराउंड हर सो easy. It used to be effortless to be around her. She would light up any room.
मुझे लगता आई नो कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे कि भी अपनी माँ है वो हर किसी को बहुत अच्छी लगती है, पर मैं आपको सच बता रही हूँ मेरी वाली बहुत खास थी। लेकिन उनके समय की और अटल जी इन सब लोगों की समय की पॉलिटिक्स की एक और बात होती है, पॉलिटिशियंस की, ये लोग कितना भी दहाड़ने की जो हम बात करेंगे पार्लियामेंट में दहाड़े, लेकिन ये जो मनमोहन सिंह जी और सुषमा जी का शेरो शायरी वाला, कितना ऐसा नहीं लगता था कि दिल में कोई एक दूसरे के लिए मैल है या कुछ है। वो उस समय की ऐसा लगता है पॉलिटिक्स ज़्यादा हेल्दी थी जो आज के ज़माने में अब जो हो गया है, जिस तरह की बयानबाजी होती है, वो बहुत फ़र्क आप नोटिस करती हैं। और आपको कहीं लगता है कि मुझे सुषमा स्वराज वाली लेगेसी कैरी करनी है, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर? मैं लेगेसी का बोझ अपने कंधों पे नहीं रखती, बिकॉज माई मदर इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ हर सेल्फ फॉर मी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। रही बात आप जो बोल रही हैं बयानबाजी की, देखिए कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी विपक्ष पे जाती है, और मैं इसलिए और बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। जिस तरीके की भाषा का संयम एक राजनेता को रखना चाहिए, कहीं ना कहीं विपक्ष वो छोड़ देता है। आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को क्रिटिक करना, आप करिए, लेकिन आपने भी देखा है ना भाषा का संयम है, ना बोलने का संयम है, धरने प्रदर्शन में भी संयम नहीं है। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग विपक्ष करता है आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, वो व्यक्तिगत कटाक्ष है, वो नीतियों पे आप नहीं, किसी को आप नीतियों पे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, आप नीतियों का क्रिटिक नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिम्मेदार हो गया है इस तरह की बयानबाजी के लिए। मुझे बांसुरी से बहुत सारी और बातें करनी है, लेकिन अभी चुनाव का समय है और मैं जानती हूँ इनकी व्यस्तता, तो बहुत सारे सवाल छोड़ रही हूँ, लेकिन फिर एक दूसरी मुलाकात के लिए एक ज़रूर मैं कहूँगी, हमने फेसबुक पर ये डाला था कि लोग आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, फेसबुक या सोशल मीडिया पर डाला था, और करीब 150 सवाल आए हैं, लेकिन उसमें से मैं ये देख रही थी आज स्क्रॉल करते करते कि शायद 100 से ज़्यादा लोग सिर्फ यही पूछ रहे थे कि क्या दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बांसुरी स्वराज होंगी, क्या दिल्ली में बीजेपी का मतलब चेहरा बांसुरी स्वराज होंगी, क्या आप मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, ये सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है। मैं इसका सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट आंसर आपको देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का पूरी कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करने में पूरी तरह सक्षम है। और जहाँ तक लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि जी मुझे अभी आपने जनप्रतिनिधि बनने का दायित्व दिया है, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का सांसद बनने का सौभाग्य आप सभी ने मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सांसद के तौर पे काम करने में यहाँ दिक्कतें आई हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सौभाग्य है मेरा कि ये अवसर जनता ने दिया है, भाजपा का चयन किया है, और मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि 7 की 7 सीटों पर दिल्ली की जनता ने कमल खिलाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी आप देखिएगा, अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। और मैं फिर से वही कहूंगी कि क्या बांसुरी को हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे? ऐसा लग रहा है लोगों के सवालों से। जी बिल्कुल भी नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा? जी बिल्कुल भी नहीं, ये केवल रूमर्स हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ कि भाजपा का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो जन कल्याण के लिए काम करेगा। डबल इंजन की सरकार का जलवा आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पर भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली भी विकसित भारत की विकसित राजधानी होगी, दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। साफ हवा, साफ पीने का पानी, 24 घंटे बिजली, जो मूल सुविधाएं, अच्छी सड़कें, वर्ल्ड क्लास राजधानी जैसी दिल्ली आप चाहते हैं, वैसी दिल्ली भाजपा का मुख्यमंत्री बना कर देगा। बांसुरी, मेरा आखिरी सवाल, सुषमा जी की साड़ियाँ, मैं लाइक बीइंग अ बिग साड़ी फैन, आपके जीवन में उन साड़ियों की आज क्या जगह है? अरे, इट्स लाइक बीइंग एनवेलप्ड इन माय मदर्स हग। खास करके सिल्क की साड़ीज, जब आप उनको निकालते हैं यू गेट अ वॉफ्ट ऑफ अ परफ्यूम। और मेरे लिए खास करके जब बहुत महत्वपूर्ण कोई दिन होता है तो उस दिन मैं माँ की साड़ी ज़रूर पहनती हूँ। थैंक यू सो मच बांसुरी। आज मेरा मन हालांकि नहीं भरा है आज, लेकिन मैं आपको जाने दे रही हूँ। फिर कभी मुलाकात के लिए कुछ तोहफे आपके लिए लाए हैं। उसके बाद एक तोहफा आपसे चाहिए होगा, कुछ सुना दीजिएगा
शिव तांडव स्तोत्र तो मुझे लगता है आपने बहुत जगह सुना है, अगर उसके अलावा आप कुछ अपनी माँ के पसंदीदा गज़ल या कुछ भी जो सुनाना चाहें, कि हम पहले तोहफे दे देते हैं फिर हम तोहफा लेंगे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भेजायो रे, बैरन जवानी ने छीने खिलौने, और मेरी गुड़िया चुराई, बाबुल थी मैं तेरे नाज़ों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई, बीते जुग कोई चिट्ठिया न पाती, ना कोई नैहर से आयो रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। ये मुझे बैठ के डैड ने सिखाया था, एंड देन वी गिफ्टेड इट, लाइक आई sang it for my mother as a birthday present. क्या रिएक्शन था? Oh, she was in tears. She was quite overwhelmed. But मैं काफ़ी छोटी थी। मास्टरी चलते चलते हमारे सारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे, और जो सारे लोग सुषमा जी को बहुत प्यार करते हैं? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने माँ को इतना ज़्यादा प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान दिया है कि आज भी मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस होती है, और इसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ज़िंदगी के लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जीने के लिए है, जितनी भी कठिनाई आए, जितनी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी ज़िंदगी से विमुख मत होइए। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी भेंट है, एक बहुत बड़ा तोहफा है जो ऊपर वाले ने दिया है। Live it to the best of your ability and work hard to achieve your potential. Thank you so much. Thank you. Thank you.